हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 350 रुपये से भी नीचे जा चुका है, 2% की गिरावट है। कल इस कंपनी के नंबर्स भी आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे Q1 के। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 2% की गिरावट है। कल नंबर्स आए थे और नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे, एवरेज नंबर मैं कहूँगा, और उसके चलते यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल रही है जैसे ही बाजार खुला। और अगेन ये एक्सपेक्टेड था, जो इसके रिजल्ट्स आए वो एक्सपेक्टेड थे कि भैया कोई इतने अच्छे तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी तक इनके जो बिजनेसेस है वो ओपन अप हुए नहीं। अभी इनको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस नहीं मिला है, ठीक है, अभी इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं मिला है। जो अलग अलग बिजनेसेस इनके ओपन अप होने वाले हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं, और उसके चलते कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इनके रिजल्ट्स में, और वही देखने को मिला है। पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 4% की गिरावट है। 365 से लगातार गिरा है। थोड़ा बहुत अटकर इसने अटेम्प्ट भी करा था एक दिन की तेज़ी दिखाने की, अगर कोशिश भी करी है तो वापस ये गिरा है। लेकिन हाँ, एक अच्छी रफ्तार दिखाई ज़रूर है। ये 202 रुपये से ऐसा भागा 395 पर, क्या उसके बाद लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 340 से 330 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छा सपोर्ट वहाँ पर ज़रूर है, वहाँ से बाउंस बैक करता है। ये उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल जाए, जो कि मिलेगा। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करी जाए तो देखिए, रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखो तो कोई ग्रोथ नहीं है। 417 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू रहा था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 418 करोड़ का था, और पिछले साल 414 करोड़ का था। तो कोई ग्रोथ नहीं, पिछले साल के मुकाबले भी, इस साल के मुकाबले भी, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। और यही वजह कि ये नेगेटिव चीज़ है, मतलब बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ये लोग कर रहे हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। और यही वजह भी है कि कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रही है, ठीक है। कंपनी अपने आप को लगातार डाइवर्सिफाई भी कर रही है, और ये बड़ी बात है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका फ़ायदा कंपनी को लॉन्ग रन में होगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी इंश्योरेंस के सेक्टर में घुस रही है, जिस तरीके से ब्रोकिंग के सेक्टर में जा रही है, म्यूचुअल फंड्स के सेक्टर में जा रही है, क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में जा रही है, और डिजिटल पेमेंट्स वगैरह बहुत सारे सेक्टर है वहाँ पर कंपनी जा रही है। तो आने वाले टाइम में जब इनको लाइसेंसेस वगैरह मिलेंगे तो वो बिज़नेस भी ओपन अप होगा, तो उसका रेवेन्यू भी यहाँ पर एड अप होता आपको नज़र आएगा। हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो खर्चे डेफिनेटली इनके उतने ज़्यादा है नहीं। एक्सपांस अगर आप देखो तो 79 करोड़ का ही खर्चा रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 103 करोड़ का था, और पिछले साल 53 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। तो उतने ज़्यादा खर्चे यहाँ पर रहे नहीं हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 312 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, और जो इससे पहले के क्वार्टर में 310 करोड़ का था, और पिछले साल 330 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है यहाँ पर। ये नेगेटिव चीज़ है कि पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। पिछले क्वार्टर जितना ही प्रॉफिट है, लेकिन डेफिनेटली ये नेगेटिव चीज़ मैं कहूँगा कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा यहाँ पर इनको हुआ नहीं है। और जहाँ तक कमेंट्री की बात करी जाए, क्योंकि देखो नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है, तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट डेफिनेटली है, 313 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट ज़रूर है, और जो कि पिछले क्वार्टर से तो ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। और इवन नंबर्स के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करा है। खर्चे भी अगर आप देखो तो पिछले साल के मुकाबले खर्चे बढ़े ज़रूर है, तकरीबन 79 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो कि पिछले साल 53-54 करोड़ के आसपास का था, और जाहिर सी बात है ये होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो SBI की जो होल्डिंग है जियो पेमेंट्स बैंक में, SBI की भी होल्डिंग है थोड़ी सी कम हुई है। अगर आप देखोगे तो पहले के क्वार्टर में, मतलब अगर आप यहाँ पर देखो तो 22.75% की थी, अब वो घट के 21.45% हुई है। SBI की जो होल्डिंग जियो पेमेंट्स बैंक में, ठीक है, वो यहाँ पर कम हुई है। इसके अलावा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड विल ऑफर न्यू प्रोडक्ट ऑन डिजिटल चैनल, एक्सपांड इट्स एम्ब्रेस इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर इंश्योरेंस पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करने भी वाले हैं। फर्दर उन्होंने ये भी कहा है कि जियो पेमेंट बैंक विल फोकस ऑन चैनल एक्सपांशन, ड्राइविंग ट्रांजेक्शन थ्रू दिस चैनल्स एंड क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंस विल एक्सप्लोर ऑफरिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है, लोन भी देंगे ये आने वाले टाइम में, लेकिन म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन देंगे, और आपकी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में भी यहाँ पर लोन मिलते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि आप देखो कि अर्लियर दिस ईयर कंपनी हैड लॉन्च लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एंड ऑटो एंड टू व्हीलर डिजिटल इंश्योरेंस। यहाँ पर इनका ये भी प्लान है आने वाले टाइम में कि भैया देखो कंपनी जो है, इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो जियो फाइनेंस ऐप है उसको लॉन्च कर दिया है बेटा वर्जन में, और आने वाले टाइम में कंपनी इसको और एक्सपांड करेगी। इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक के साथ इनकी पार्टनरशिप भी हुई है, 50-50 का जॉइंट वेंचर भी है,
और ये बड़ी बात है यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वहाँ पर तो कंपनी के कई सारे प्लान्स हैं, कंपनी के कई सारे बिजनेसेस हैं। अभी रेवेन्यू कुछ भी नहीं, इवन पिछले 4-5 क्वार्टर से रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है इनके। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जब सारे बिजनेसेस ओपन अप होते नजर आएंगे तो रेवेन्यू में आपको एक जंप देखने को ज़रूर मिलेगा। जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें, मार्केट जस्ट अभी खुला है और तकरीबन 90 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहां पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी को लेकर देखें तो तकरीबन 395 का इसका हाई बनाया था, 202 रुपये का लो बना था। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 2,21,000 करोड़ के आसपास का इसका जो मार्केट कैप है वो जा चुका है। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप मैं कहूँगा। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा। 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो यहाँ पर डिविडेंड की मैं बात करूँ तो वो अभी तक पे नहीं किया है, मुझे लगता भी नहीं कि पे करेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो लगातार पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेगी अपने अलग अलग वेंचर्स में, बिजनेसेस में। तो मुझे लगता है कि डिविडेंड पे आउट से कंपनी पैसा नहीं निकालेगी, वो इन्वेस्ट ही करने वाली है, क्योंकि कंपनी उतना पैसा देखो कमा तो रही है, ठीक है, पैसा कमा तो रही है कंपनी। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो यहाँ पर जो इसका पी रेशियो है वो 140 का, जो कि काफ़ी महंगा है सेक्टर पी 18 के मुकाबले। महंगा तो है ये, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स की बात करें इस कंपनी को लेकर तो जैसे कि हमने देखा कि नंबर्स ठीक ठाक थे, उतने ज़्यादा बड़े नंबर्स यहाँ पर आए नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले। पी रेशियो अगर आप इसको कंपेयर करोगे बजाज फाइनेंस के साथ या चोलामंडलम के साथ या श्रीराम फाइनेंस के साथ तो ये काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, लेकिन उसके रीजंस भी आपको समझने पड़ेंगे कि मार्केट इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है कि आने वाले टाइम में इतने सारे बिजनेसेस जो है वो ओपन अप होंगे। और देखो रिलायंस जो है वो जो बोलता है वो करके दिखाता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो कहीं ना कहीं एक बार अगर इनको खबर आ गई कि इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, कंपनी ने अपने जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करना शुरू कर दिए, एकदम से पासा पलट जाएगा यहाँ पर। लेकिन टाइम लगेगा, इंतज़ार। अब देखो मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई साहब आईपीएल के टाइम पर हो सकता है कि इनको लाइसेंस मिल जाए म्यूचुअल फंड का या फिर इंश्योरेंस का, नहीं मिला। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वर्ल्ड कप के टाइम पे मिल जाए, नहीं मिला। अब देखते हैं कि कब इनको लाइसेंस मिलता है। और जैसे अगर मिल जाएगा, इनके खुद के कई सारे चैनल्स हैं, ठीक है, टीवी 18, नेटवर्क 18, वहाँ पे लगातार एड्स चलती रहेगी। जियो सिनेमा पे भी लगातार एड्स चलती रहेगी इनकी प्रोडक्ट वगैरह की। तो इनके पास खुद इतना बड़ा मतलब जो नेटवर्क है। इसके अलावा इनकी खुद की जो ऐप है माई जियो ऐप, ठीक है, काफ़ी बड़ी, काफ़ी लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल होगी जो जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी क्रॉस सेलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी इनकी, चाहे इनकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, चाहे इनकी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हो, चाहे इनका ब्रोकिंग का भी क्यों ना हो। तो क्रॉस सेलिंग आपको फंक्शनल काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाला है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करिए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 47.12% की है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक हमने इंस्टीट्यूशंस लगातार बेचते हुए देखे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो, लगातार सबने बिकवाली करी है। प्रमोटर और रिटेल और अदर ने ही सिर्फ खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। और देखिए जो इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं उसकी भी वजह ये है कि जब ये लिस्ट हुआ था तो ये ऑलरेडी बहुत सारे इंडेक्स का पार्ट था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज था। उन सारे इंडेक्स से इसको हटना था, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर कह लो कि जो देखने को मिला। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी को अगर किसी इंडेक्स में जगह मिलती है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ है, पिछले कुछ टाइम से खबरों में भी हम देखने को मिल रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकता है, BSE 100 का हिस्सा बन सकता है, या फिर MSCI जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स है उसका हिस्सा बन सकता है। ये खबरें हमें देखने को मिल रही, सुनने को मिल रही है। तो अगर वाकई में इनको उसमें जगह मिलती है तो एक पैसिव इन्फ्लो स्टार्ट हो सकता है, और वहाँ से ये जो होल्डिंग हम गिरती हुई देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की, वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन हाँ, जगह मिलनी चाहिए इसको। और मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट्स आएगी धीरे धीरे कि लाइसेंस मिल गया, अगेन बिजनेस शुरू हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो पूरा बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि बाजार अच्छी तेज़ी में था, अगर आप देखो मार्च से लेकर ये अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले 3-4 महीनों से या इसका यही हाल है। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सिचुएशन बदलेगी जब यहाँ पर खबरों का बाजार गर्म होगा। अब वो कब होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, वो कभी भी न्यूज़ आ सकती है। जिस दिन खबर आएगी 10-15% की तेज़ी आएगी यहाँ पर, ये लाइसेंस मिल गया, ठीक है, जिस दिन खबर आएगी। अब देखते हैं वो कि वो कब आती है। अगेन मैं इतना ही कहूँगा
कि यहाँ पर जिनके पास है वो होल्ड करके चल सकता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ, और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि खबरें कब यहाँ पर आएगी। और 5-6 साल बाद जो इतने सारे बिजनेसेस इसने एक ही रूफ के अंडर डाले हुए हैं, चाहे वो ब्रोकिंग का हो, म्यूचुअल फंड का हो, इंश्योरेंस का हो, लोन वगैरह का हो, 5-6 साल बाद ये सारे डीमर्ज होते भी नज़र आ सकते हैं आपको। तो उसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।